सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ आशा गुप्ता। साहिल देव जीएनटी स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जीएनटी स्पेशल में आप देख रहे हैं देश के चुनावी दंगल का हाल। वोट फॉर गुड में आज शुरुआत होगी मंडी की सबसे साधारण लड़की की बात के साथ। वही साधारण लड़की जिसने अपने असाधारण स्ट्रगल और टैलेंट की बदौलत बॉलीवुड के एक मेगा स्टार का दर्जा हासिल कर लिया। मैं बात कर रही हूं कंगना रनौत की, यानी बॉलीवुड की क्वीन की। इन दिनों कंगना मंडी के चुनावी मैदान में जमकर जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। प्रचार अभियान के दौरान ही कंगना ने गुड न्यूज टुडे के साथ खास बातचीत की। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कंगना ने सिल्वर स्क्रीन से सियासत तक के अपने दिलचस्प सफर की तमाम कहानी सुनाई है। चुनाव के बाद अपने प्लान ऑफ एक्शन का खुलासा भी किया। आप भी सुनिए कंगना की ये बेबाक बातचीत। देखिए, मुझे अगर आप मुझसे सच पूछेंगे तो मैं नहीं मानती कि मैं कोई नेता बन गई हूँ। मैं नहीं मानती कि मैं कोई लीडर बन गई हूँ। एक भावना कई साल पहले मुझ में जागी कि चाहे वो लोगों के प्रति एक उनको भावनात्मक दृष्टि से देखना, चाहे वो एक छोटे स्तर पे फेयरनेस क्रीम की लड़ाई से हो शुरू या महिला सशक्तिकरण से हो शुरू, और आज वो बात जो है यहाँ आकर पहुँची है। तो जाहिर है कि मेरे लिए अभी नेता बनने के लिए काफ़ी वक्त है और काफ़ी सिचुएशंस आएंगी, लेकिन मैं एक अपने आप को प्रत्याशी के रूप में देखती हूँ। आई थिंक एक प्रत्याशी कहना मुझे अभी एक सही बात होगी, लेकिन नेता तो नहीं कह सकते। मुझे पता था, हमेशा से ही पता था कि ये जो ये काम है, ये वैसा नहीं है जैसा कि ये बाहर से दिखता है। इसमें बड़ी ही निष्ठा से लोगों की सेवा में लगना पड़ता है। अक्सर हम लोग एक मामूली से लोग हैं, हम ये नहीं कहेंगे कोई हम किसी बड़ी महानता से पैदा हुए हैं या कोई बड़े हमारी महान विचारधारा है। लोगों की सेवा में जीवन समर्पण करना हर एक के बस की बात नहीं होती। हम अपने लिए जीने वाले लोग हैं। फिल्म स्टार बनने के सपने देखना, ऐशो आराम के सपने देखना, अच्छे गहने पहनना, कपड़े पहनना, अच्छी तरह से तैयार होना, हमेशा ही सुंदर वातावरण में रहना, जो कि जिस तरह के एक साधारण लड़की के सपने होते हैं, वैसे ही मैं एक साधारण लड़की हूँ। कोई मुझ में ऐसी विशेष बात नहीं है जिसके करके कहा जाए कि कि मुझे ये जो समाज सेवक का जो काम है वो नेचुरली आता है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ एक वक्त के साथ में एक तजुर्बा आता है, कुछ सफलता एक भावना लेके आती है कि लोगों ने मुझे इतना दिया तो अब मेरा क्या दायित्व बनता है, और कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि आपके खुद के जीवन से बढ़कर, आपकी खुद की आकांक्षाओं से बढ़कर दूसरों की आकांक्षाएं आपके लिए मायने रख जाती है। सबका एक मिश्रण बनता है। रियल लाइफ हमारी जो जिंदगी है, जो हमारी शुक्र की जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, जिसको शुक्र की इंडस्ट्री कहते हैं, वो पूरा ग्लैमर है, पूरी एक मेक बिलीव वर्ल्ड है। एक सेट होता है, एक बबल बनाया होता है, वो एसी में अपनी जो है किरदार निभाते रहते हैं। उसको आप इस दुनिया से नहीं, यहाँ एक इसको गुरु की इसको से तो यहाँ पे एक अलग भावना, एक अलग भावना के साथ आपको लोगों की सेवा में लगना पड़ता है। वो एक अलग दुनिया है, ये एक अलग दुनिया है। दोनों का कोई, जैसे मैंने कहा कि एक दूसरे के ऑपोजिट ये दुनिया है। नहीं, मैं कोई स्पीच प्रिपेयर नहीं करती। मैं वहां जाती हूँ और जिस तरह से एक माहौल बनता है, जिस तरह से लोग होते हैं, जिस तरह के लोग होते हैं, कई बार कुछ लोग जो हैं वो अलग अलग एरियाज होते हैं। कुछ लोग कुछ काफी इंटीरियर्स होते हैं, कुछ शहरी एरियाज होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, अलग उनकी अपेक्षाएं होती हैं, तो उस हिसाब से बोल देते हैं जैसा मन में आता है। तो लेकिन जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं, उनकी योजनाएं क्या हैं, उनका कार्यक्रम क्या है, आगे पूरा विजन क्या है, उसके बारे में थोड़ी पढ़ाई मुझे करनी पड़ रही है। क्योंकि इतने पता तो है कि काम बहुत हो रहे हैं, पर अब उसका जो एक एक्यूरेट डेटा है वो शायद पता नहीं था। मेरा तो मुद्दा एक बिल्कुल साधारण सा है कि ये लोकसभा के चुनाव हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए चुनाव है। मैं उनकी प्रत्याशी हूँ।
तो मुझे मिलने वाला वोट उनको जाएगा। तो हम उन्हीं की ही जो है मैसेज लेके दुनिया के सामने आ रहे हैं और उन्हीं को प्रेरित कर रहे हैं अपनी भाषा में या अपने लोकल लैंग्वेज में कि आप चूक ना जाएं कमल के फूल को बटन दबाने से। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के साथ में मेरा एक नेचुरल अलाइनमेंट है। एक तो मैं हिंदूवादी सोच से अपना संबंध रखती हूँ और दूसरा एक राइट विंग के हम जो भगवत गीता में जो पूरा संदेश दिया था वो युद्ध लड़ने के लिए दिया था, एक चाटा खाने के लिए नहीं दिया था। वो मेरी एक फंडामेंटल सोच मेरी वो है। बाकी मैं नेता सुभाष चंद्र बोस की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ और उसी तरह से तो एक नेचुरल अलाइनमेंट जो है मेरा उनके साथ में हुआ, जिसे देख के मैं भी काफी आश्चर्यचकित थी। देखिए अशोक जी, लोग तो ये भी कहते थे जब मैं फिल्मों में गई थी कि हीरोइन की जो शेल्फ लाइफ है वो 3 से 4 साल होती है। तुम्हें आइटम नंबर करवाएंगे, 4-5 गाने अगर तुम्हें मिल जाए एक फिल्म में, 1-2 सीन मिल जाए तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर मैंने जो किया वो एक इतिहास है। तो 20 साल का मेरा करियर रहा है और उसमें एक पैरेलल सिनेमा की नींव रखना महिला सशक्तिकरण में, वो कोई छोटी मेरे लिए लड़ाई नहीं थी। तो पहले लोगों ने क्या किया और अब आगे वो क्या कर रहे हैं, मुझे उससे क्या लेना देना। माजरा ये है कि मुझे क्या करना है। मेरा ये मानना है कि मैं कभी भी किसी इफेक्ट के लिए या ऐसे ही कोई बात करती नहीं हूँ। लोगों की सेवा करना, उनके लिए समर्पित होना, मैं वाकई में ऐसी मेरी मंशा है। अब वो मुझे क्या मौका देते हैं और मुझे ऊपर से कितना इनकरेजमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है, वो आगे भविष्य में देखने वाली बातें हैं। बहुत ही कष्ट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी जो महिलाएं हैं वो इतनी पिछड़ी हुई रह गई हैं, इतनी पीछे रह गई हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस एज में एक लड़का अपना करियर बनाता है, घर से बाहर निकलता है और उससे अपेक्षाएं होती है, उस एज में हम अपनी लड़कियों को ये छुपा ले, वो छुपा ले, तेरा यहाँ से दिख रहा है, तेरा वहां से दिख रहा है, उसी में हमारी लड़कियां जो हैं पीछे रह जाती हैं। वो तुमने आज ये नहीं ढका था ऑफिस में, तुम ज्यादा चमक रही थी, ज्यादा लोग तुम्हारे पे फिदा हो रहे हैं, या तुम्हें क्यों फोन इतने आते हैं, या तुम्हें उसमें ही वो लड़की की जो है वो पूरा करियर जो है बर्बाद हो जाता है। तो महिलाओं को जो है हमेशा सेक्सुअलाइज कर देना, ये जो है अब बहुत एक आई थिंक जिस तरह से विरोध हुआ इस घटना का वो स्वाभाविक था, क्योंकि हम हमेशा ही उनके जो शरीर के अंग हैं उनको सेक्सुअलाइज नहीं कर सकते हैं। उनके शरीर के अंग भी पुरुषों के ही शरीर के अंग की तरह है, कोई उसमें असाधारण बात नहीं है। तो उनको इस तरह से सेक्सुअलाइज नहीं करना चाहिए। तो अब आप बताइए मैं और इसको किस ढंग से देखूं। अगर वो एक जवान स्त्री को देखते हैं तो उनके अंगों को लेके वो कमेंट करते हैं, और एक जो महिला है जो कि एक सीनियर महिला है 75 ईयर ओल्ड की है, और उनके नाचने से, जो कि क्लासिकल भरतनाट्यम की डांसर है, उनको नचनिया कहते हैं, नाचने वाली, या इस तरह के अपशब्द कहते हैं। तो एक मतलब एक बुजुर्ग महिला को भी वो लोग छोड़ते नहीं हैं। तो वो क्या चाहते हैं कि महिलाएं क्या करें, किस तरह से वो रहें, क्या वो अपनी कब्र खोद के उसमें गड़ जाएं तो ही बेहतर होगा। इस तरह की जो नीच सोच है वो भी एक इतनी सीनियर महिला के लिए, इतनी सीनियर आर्टिस्ट के लिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो कला के लिए ही समर्पित कर दिया है। उन्होंने आज तक एक ऐसा दिन नहीं गया होगा जब उन्होंने 3 से 4 घंटे का रियाज नहीं किया होगा। क्या हमारे वेदों में से एक सामवेद नहीं है जिसमें संगीत और नृत्य की कलाओं पे विशेष चर्चा हुई है? तो उनको एक ज्ञानी, एक ऋषि या एक महान व्यक्तित्व की तरह ना देखकर उनको एक नाचने वाली और ऐसे अभद्र टिप्पणी उनपे करने वालों की क्या सोच है वो आपसे छुपी नहीं है। तो कंगना ने अपनी तैयारी के बारे में बताया, लेकिन फिलहाल मौका लोकसभा चुनाव का है तो सभी तैयारी में जुटे हैं। जगह जगह तमाम पार्टियों के बड़े बड़े नेता उम्मीदवार देवी देवताओं की शरण में जा रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए देखे जा सकते हैं ताकि भगवान का आशीर्वाद मिल सके, चुनावी बेड़ा आसानी से पार हो जाए। हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं नेताओं और उम्मीदवारों की पूजा अर्चना की कुछ खास और अलग अलग तस्वीरें। एक तस्वीर आई है मथुरा से, जहां बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी यमुना घाट पर यमुना मैया की पूजा करती हुई नजर आई। उज्जैन दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे, जबकि दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में बीजेपी उम्मीदवार महेश शर्मा भी नामांकन से पहले भगवान की शरण में पहुंचे। पर्चा भरने के बाद उन्होंने
पूजा अर्चना की, देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया। इसी बीच आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी भी सारण क्षेत्र में मंदिर में परिक्रमा करती हुई नजर आ रही हैं। रोहिणी ने पहले सोनपुर में एक मंदिर में पूजा की, इसके बाद वो दिघखारा में मां अंबिका भवानी मंदिर में आराधना करने पहुंची, जबकि भागलपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी अजीत शर्मा बिहार के नौगछिया में मंदिर में पहुंचे। उधर दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एआईएडीएमके के उम्मीदवार पी करुयप्पा ने अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू करने से पहले त्रिची के श्री सेदल मरियम्मन मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, देवी देवताओं का आशीर्वाद भी लिया। आज दूसरे चरण में 12 राज्यों की 88 सीटों पर नामांकन का आखिरी दिन है, लिहाजा आज पूरे दिन चुनावी गहमा गहमी तेज दिखाई दी। दूसरे फेज के लिए कई दिग्गजों ने आज नामांकन दाखिल किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि केरल के वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने आज चुनावी दंगल में ताल ठोक दी। इनके अलावा तिरुवनंतपुरम में राजीव चंद्रशेखर, एचडी कुमारस्वामी, केसी वेणुगोपाल ने आज नामांकन का पर्चा भरा। लेकिन इन सब में आज दिन भर सबसे ज्यादा चर्चा रही मथुरा से तीसरी बार चुनावी दंगल में उतरी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ब्रज में ब्रजवासियों को तीसरी बार सेवा करने का अवसर मुझे राधा रानी और भगवान कृष्ण ने प्रदान किया है। कान्हा की नगरी से भरी हुंकार है, हैट्रिक लगाने को ड्रीम गर्ल तैयार हैं। आखिरकार हेमा मालिनी ने लगातार तीसरी बार मथुरा सीट से दावेदारी पेश कर दी है। नामांकन सभा के बाद जब हेमा मालिनी मथुरा कलेक्ट्रेट में नॉमिनेशन फाइल करने पहुंची तो उनके साथ कार्यकर्ताओं की फौज थी। इस मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री भी उनके साथ रहे। पर्चा भरने के साथ ही बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल ने ये साफ कर दिया कि अगर वो तीसरी बार चुनकर आती हैं तो ब्रिज में बदलाव का कौन सा अध्याय शुरू करेंगी। मैं सेवा करूंगी, मेरा जो अधूरा काम रह गया उसे पूरा करना है और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो लेकर आई हूँ करोड़ों का, उन सब चीज अभी होने वाला है। पहली बार तो सिर्फ रोड्स एंड लाइट्स पानी का किया था, उसके बाद बहुत बड़ा बड़ा काम किया था, फ्लाईओवर्स एंड अदर थिंग, और ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ जो मिलकर बहुत सारे सौंदर्यीकरण का काम किया जो कभी नहीं हुआ है। तो योगी जी ने मुझे ये जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद मेरे लिए बनाया है कि मेरी जो इच्छाएं हैं मथुरा के लिए, जो सपना है, वो सब उन्होंने कहा कि इसके थ्रू आप करो सारा काम। तो लखनऊ से सारा सहायता मिलती है, मैं कर पाती हूँ। वैसे नामांकन भले ही उन्होंने आखिरी दिन भरा हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ड्रीम गर्ल लगातार अपने संसदीय क्षेत्र में सक्रिय दिखाई दे रही हैं। बुधवार को हेमा मालिनी मां यमुना का आशीर्वाद लेने विश्राम घाट पहुंची थी। हाथों में आरती की थाली लिए हेमा ने विश्राम घाट पर पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना की। एक तरह से उन्होंने कालिंदी के तट पर ही यमुना शुद्धिकरण के संकल्प को दोहराकर चुनाव प्रचार अभियान का आगाज किया था। यहाँ पर यमुना पूजन करने के लिए आई और बहुत सुंदर सा हमारे साथियों ने, मेरा यहाँ के जो पंडित मंडल अध्यक्ष सब लोग मिलके मुझे यहाँ पर यमुना पूजन करवाया है। इसके बाद वो मथुरा की गलियों में बेहद खास अंदाज में प्रचार करने निकल पड़ी। नामांकन के एक दिन पहले हेमा मालिनी मथुरा की संकरी गलियों में चटपटे गोलगप्पों का आनंद भी लेती दिखी। बता दें कि पहले 2014 और फिर 2019 में हेमा मालिनी ने मथुरा सीट से भारी वोटों से जीत हासिल की थी और अब वो तीसरी जीत की तैयारियों को पुख्ता करने में जुट गई है। मथुरा में दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। ब्रिजभूमि के चुनावी समर में हेमा मालिनी का नया अंदाज लोगों को तो खूब पसंद आ रहा है, मगर बांके बिहारी की इस नगरी में जनता का मूड क्या है,
ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मथुरा से पीयूष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, चुनाव प्रचार और नामांकन की इन्हीं तस्वीरों के बीच में देश भर के अलग अलग इलाकों से अजब गजब प्रचार की तमाम तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कोई बैलगाड़ी से प्रचार कर रहा है तो कोई टेम्पो पर सवार होकर निकल सा पड़ा है, कोई वोटर्स को चाय पिला रहा है तो कोई वोटर्स के साथ ताल से ताल मिलाने में मगन है पूरी तरह से। आप भी देखिए अब की बार का अनोखा प्रचार कैसा है। खेती हर अन्नदाता की भूमि भारत सदियों से रही। ये पढ़कर पीढ़ियां बड़ी हुई कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। फिर एक रोज व्यंग्य लेखन के पुरोधा परसाई जी ने बताया कि वास्तव में भारत एक कुर्सी प्रधान देश भी है। राजस्थान के नागौर में हनुमान बेनीवाल ने भारत के इन्हीं दो रूपों का मेल अपने प्रचार अभियान में कर दिया है। कृषि के काम आने वाले बैल बेनीवाल को कुर्सी तक ले जाने वाली यात्रा करवाते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट के लिए आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने इंडिया गठबंधन की तरफ से नामांकन दाखिल किया है। अपने संपर्क के लिए उन्होंने प्रचार का ये अनोखा तरीका निकाला है। अजब गजब प्रचार की ये दूसरी तस्वीर बिहार के कटिहार से आई है। देश भर की तरह इन दिनों बिहार के तमाम नेता अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में कटिहार से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार और मौजूदा सांसद दुलाल चंद गोस्वामी एक अनोखे अंदाज में प्रचार करते दिख रहे हैं। दुलाल चंद गोस्वामी इन दिनों कटिहार की सड़कों पर ऑटो चलाकर अपना जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। वजह जो भी हो, लेकिन अपने इस अजब गजब प्रचार के चलते दुलाल चंद गोस्वामी इन दिनों कटिहार में टेम्पो वाले एमपी के नाम से मशहूर हो गए हैं। टेम्पो वाले एमपी के बाद अब डांस वाले इन महोदय से भी मिल लीजिए। ढोल ताशों की थाप पर झूम कर थिरकते ये बीजेपी नेता पीपी चौधरी हैं। चुनाव से पहले पीपी चौधरी जमकर प्रचार करने में लगे हैं। पीपी चौधरी इसी सिलसिले में एक कार्यक्रम में भी पहुंचे, लेकिन वहां लोक कलाकारों ने लोक गीतों और नृत्य का ऐसा समा बांधा कि खुद पीपी चौधरी भी अपने आप को थिरकने से रोक नहीं पाए। वैसे वो नेता ही क्या जो चुनाव से पहले वोटर की धुन पर न थिरके। पश्चिम में राजस्थान से सैकड़ों किलोमीटर दूर पूरब के जलपाईगुड़ी में भी नजारा कुछ ऐसा ही है, बस यहाँ धुन जरा अलग है। जलपाईगुड़ी के एक चाय बागान में ममता दीदी टी प्लांटेशन वर्कर्स के साथ अपनी धुन में चाय की पत्तियां चुनती चली जा रही हैं। अनोखी तस्वीर है। आज सूबे के सीएम खुद वर्कर्स के साथ चाय की पत्तियां चुन रही हैं, लेकिन चुनने की अगली बारी इन वर्कर्स की होगी। ये ख्याल इधर भी है और उधर भी। कटिहार से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।